Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rainbow Glasses. Today we are going to discuss TGTP and PGT हिस्ट्री और घटनाचक्र की बुक को हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 to 30 हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 30 क्वेश्चन को दोबारा रिकॉल करते हुए हम आगे अपनी सीरीज पे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को 30 जो हमारा क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ। हल्का सा मैं जूम कर लेती हूँ, रुक जाइए, इसको हल्का सा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए इसमें क्या कहा हुआ है 30 क्वेश्चन के अंतर्गत कि देखिए क्वेश्चन में देखिए एक बार कि उत्तर वैदिक युग में, किसमें स्टूडेंट, उत्तर वैदिक युग में, और मैंने आपको पढ़ा उत्तर वैदिक युग जो है स्टूडेंट उसका कार्यकाल जो है स्टूडेंट कितना माना गया है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल माना गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्तर वैदिक युग में उत्तर बिहार के आर्यीकरण का जो है श्रेय जो है स्टूडेंट वो किसे जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन अगर आप देखें, पहला ऑप्शन है हमारा इंद्र, दूसरा दिया हुआ है बी में दिया हुआ है विधेय माधव, और सी में दिया हुआ अग्नि, और डी में दिया सुदास। आपको जो क्वेश्चन का आंसर है, जो राइट आंसर वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसका जो कौन थे वो विधेय माधव थे, जिनको उत्तर वैदिक युग में उत्तरी जो बिहार था स्टूडेंट उसका आर्यीकरण का श्रेय जाता है। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल में एक वो था शतपथ ब्राह्मण, क्या था स्टूडेंट, शतपथ ब्राह्मण नाम की एक बुक थी, शतपथ ब्राह्मण। क्या स्टूडेंट, शतपथ ब्राह्मण था एक बुक स्टूडेंट, उसके अंदर एक कथा थी विधेय माधव की कथा, विधेय माधव की कथा। ठीक है ना, जो शतपथ ब्राह्मण जो है, ठीक है स्टूडेंट, जो बुक है उसके अंदर विधेय माधव का स्टूडेंट क्या है वर्णन मिलता है, उसका कथा का जो जिक्र है शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर बात की जाए किसकी, शतपथ ब्राह्मण की, तो इसके अनुसार जो विधेय माधव जो था स्टूडेंट, कौन, विधेय माधव, देखिए कौन था, जो विधेय माधव जो था जिसने उत्तरी बिहार का आर्यीकरण करा था, जो माधव था स्टूडेंट वो क्या था, विधेय माधव जो था स्टूडेंट वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण कर लिया था। किसने स्टूडेंट, विधेय माधव ने मुख में धारण कर लिया था अग्नि को। ठीक है, और सब कुछ क्या हो रहा था, जल रहा था। सब कुछ क्या होता है स्टूडेंट, सब कुछ जलता हुआ पूर्व जो दिशा थी स्टूडेंट, पूर्व दिशा की ओर से आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे आ रहा था एक उनका पुरोहित, जो विधेय माधव थे उनके पीछे उनका कौन आ रहा था, पुरोहित जो उनका कौन था, शिष्य था। ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था गौतम। मैं शॉर्ट फॉर्म में ले दे रही हूँ, गौतम राहुगण इनका नाम था। और ये मुंह में अग्नि रखे सदानीरा नाम की एक जो क्या थी नदी, उस टाइम की एक नदी थी, इसका नाम था सदानीरा। वर्तमान बिहार में चलने वाली इस नदी को क्या कहा जाता है, गंडक। वर्तमान में इसका नाम क्या स्टूडेंट, गंडक है, और जो पहले जो नाम था स्टूडेंट वो क्या था, सदानीरा था। ठीक है, जो विधेय माधव थे उसके तट तक पहुंच गए। किसके तट तक स्टूडेंट, सदानीरा या फिर गंडक के तट पर पहुंच गए। ठीक है ना, और फिर क्या हुआ, यहीं से आर्यों की सीमा जो है स्टार्ट थी, और यहीं से इसका क्या हुआ, आर्यीकरण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखेंगे, कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं कि जो वैदिक साहित्य थे स्टूडेंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वैदिक साहित्य में कुरु,
क्या स्टूडेंट, कुरु। वैदिक साहित्य में कुरु, पांचाल, कुरु, पांचाल, मत्स्य। वैदिक साहित्य में कुरु, पांचाल, मत्स्य को, कुरु, पांचाल और मत्स्य को क्या कहा जाता था, बृहर्षि, बृहर्षि, बृहर्षि देश। क्या कहा गया स्टूडेंट, बृहर्षि देश कहा गया। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो विदेह माधव थे वो सदा नीरा, उन्होंने मुख में अग्नि रखे रखे सदा नीरा, यानी कि वर्तमान के समय की गंडक, जिसको जो बिहार में है, ठीक है, गंडक नदी जो है इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है, सॉरी वो कोसी नदी है, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, ना कि गंडक को कहा जाता है, ठीक है। सदा नीरा यानी कि वर्तमान समय की गंडक के तट पर ये जो है वहाँ तक पहुँच गया, जिससे क्या हुआ, बिहार के क्षेत्र का क्या हुआ स्टूडेंट, आर्यीकरण हो गया उत्तरी बिहार का, ठीक है। और वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंदर कुरु, कुरु और पांचाल, मत्स्य को क्या कहा गया, बृहर्षि देश। क्या कहा गया, बृहर्षि देश कहा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में याद है कि बृहर्षि देश किसे कहा गया, बृहर्षि, बृहर लिख करके उसमें जो ऋषि में लिखते हैं वो लिख करके उसके ऊपर रे लगा देना, बस इतना ही है। बृहर्षि में दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, बृहर्षि देश किसे कहा गया। तो वैदिक काल में कुरु, पांचाल और मत्स्य को मिलाकर देश बना, जिसका नाम बृहर्षि देश रखा गया, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे, और इसमें बताया हुआ है कि राजबल्ली पांडे जो हैं, कौन है स्टूडेंट, डॉक्टर राजबल्ली पांडे, डॉक्टर राजबल्ली पांडे, ये पंडित थे, डॉक्टर राजबल्ली पांडे स्टूडेंट। तो ये जो थे पांडे, कौशल, कौशल कोमा काशी, ठीक है, विधेय को आर्य संस्कृति की, आर्य संस्कृति की सीमा बताते हैं, सीमा बताते हैं, सीमा बताते हैं। इसको कहा, क्या कहा इन्होंने, मध्य देश। क्या कहा गया इन्होंने, क्या कहा इन्होंने कहा मध्य देश। देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए राजबल्ली पांडे जो हैं, राजबल्ली पांडे, उन्होंने कहा कौशल, काशी और विधेय जो है स्टूडेंट, विधेय को आर्य संस्कृति की सीमा बताइए। आर्य संस्कृति की सीमा बताते हुए इसको मध्य देश बताया है। क्या बताया स्टूडेंट, मध्य देश। तो मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन एक पढ़ाया था स्टूडेंट, मैंने बताया था कि चारों दिशाओं को जो सम्राट उसको क्या कहा जाएगा। मैंने आपको बताया था एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी। ये हमारे स्टूडेंट क्या हैं, चारों, क्या स्टूडेंट, चारों दिशाएं हैं। क्या स्टूडेंट, चारों दिशाएं हैं। तो इसमें पूछा गया जो राजा थे उस टाइम में, राजा को क्या कहा जाता था, जो पूर्व का राजा था उसको कहा जाता सम्राट, क्या जाता है, सम्राट। और जो पश्चिम का स्टूडेंट जो राजा था उसको कहा जाता था स्वैराट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, स्वैराट कहा जाता था। और जो उत्तर का जो राजा था उसको कहा जाता था विराट। क्या कहा जाता था स्टूडेंट, विराट कहा जाता था। और जो दक्षिण का स्टूडेंट राजा था उसे कहा जाता था भोज। क्या कहता था, भोज। और एक और था स्टूडेंट मध्य देश। क्या था स्टूडेंट, मध्य देश। मध्य देश यानी कि जो एमपी वगैरह का जो एरिया है स्टूडेंट वो मध्य देश के अंदर आता है, ठीक है स्टूडेंट, मध्य देश। तो उसका जो राजा था उससे क्या कहा जाता था, उसको राजा ही कहा जाता था। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आपको कि जो मैंने आपको पढ़ाया इसके अंतर्गत कि जो पूर्व का राजा था उसको कहा गया सम्राट, और जो पश्चिम का राजा था उसको कहा गया स्वैराट, और जो उत्तर का राजा था उसको कहा गया विराट, और दक्षिण का राजा था उसको क्या कहा गया, भोज। दक्षिण के राजा को कहा गया भोज, और मध्य देश का जो राजा था उसको राजा ही कहा गया, किंग ही कहा गया, मध्य देश का था, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अंदर पूछा हुआ है, इसके अंदर ये बता रहे थे कि राजबल्ली पांडे ने बताया कौशल, काशी और विधेय जो था स्टूडेंट, विधेय को आर्य संस्कृति की सीमा बताई इन्होंने, और उसको ही इन्होंने मध्य देश का। ये हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। क्वेश्चन में 31 में हम चलते हैं। 31 क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि
उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो किस अंश की जानकारी नहीं थी उत्तर वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल को मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। उत्तर वैदिक काल हमारा कौन सा काल था? उत्तर वैदिक काल की मैं प्रीवियस बता दीजिए, क्वेश्चन में दोबारा बता देती हूँ। 1000 से उत्तर वैदिक काल 600 है, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें पूछा गया उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो लिखा हुआ है ऑप्शन में, देखिए मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। लिखा हुआ है दोनों समुद्रों की, किसकी स्टूडेंट? दोनों समुद्रों की, या फिर हिमालय के पर्वत शिखरों की, हिमालय के पर्वत शिखरों की, हिमालय के पर्वत शिखरों की, या फिर अगर बात किया थर्ड की तो कृष्णा नदी घाटी की, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, या फिर फोर ऑप्शन दिया हुआ है संपूर्ण गंगा की, संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो दोबारा मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। देखिए पहले इसमें ऑप्शन था, इसके अंदर क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उसमें बताया कि आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ दोनों समुद्रों की, किसकी? पहले दोनों समुद्रों की, और उसके बाद में क्या लिखा? बी में है हिमालय के पर्वत की, उसके बाद में क्या? कृष्णा नदी घाटी की। थर्ड ऑप्शन है कृष्णा नदी घाटी से लेकर दक्षिण भारत तक की। फोर ऑप्शन है संपूर्ण गंगा घाटी की। तो इसकी राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर इसका सी, इसकी जानकारी नहीं थी। सी की अगर बात करें तो सी इसका आंसर हो, यानी कि कृष्णा नदी घाटी के दक्षिण भारत तक की। कृष्णा नदी घाटी से लेकर के दक्षिण भारत तक की जानकारी किसको नहीं थी स्टूडेंट? आर्यों को नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसके बारे में और भी इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए उत्तर वैदिक काल के मैं आपको बता चुकी उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड इसमें लिखा हुआ है कि ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस समय आर्य सभ्यता का प्रसार जो था विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। क्या नाम पता? विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमें दक्षिण के राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। ठीक है, सिर्फ शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो है पश्चिमी समुद्रों का और पूर्वी समुद्र का उल्लेख है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका वैदिक काल का काल पूछा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। आपको मल्टीपल टाइम क्यों बता रही हूँ? इसलिए ताकि आपको लर्न करने की जरूरत पड़े। आप जब आपको मल्टीपल टाइम आप पढ़ेंगे उस चीज़ को, क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन को समझेंगे साथ के साथ, और क्वेश्चन के साथ साथ ऐड करी हुई एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको समझ जाएंगे, यही काफ़ी है। वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प करेगा। 32 क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह, प्रेम विवाह और सती प्रथा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को इसका राइट आंसर आपको नजर आ रहा है। इसका राइट आंसर स्टूडेंट डी, यानी कि सती प्रथा। वैदिक समाज में जो प्रचलित नहीं थी वो थी सती प्रथा, बल्कि विधवा विवाह और बहुपत्नी विवाह, ठीक है, या फिर प्रेम विवाह जो थे उस टाइम सम्मिलित थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था विवाह कितने प्रकार के थे स्टूडेंट? देखिए हम समझेंगे विवाह क्या स्टूडेंट। विवाह के प्रकार मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। जब 1 लाइनर हुए थे ना, जो प्राइमरी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 2019 वाला पेपर जो हुआ था प्राइमरी का, उसमें आया था। वेरी शॉर्ट जब चल रहे थे, ऑप्शन वाले नहीं थे। ठीक है, तो उसमें विवाह पूछा गया था। तो विवाह के कितने प्रकार के? विवाह के 8 टाइप है, मैंने आपको बताया था पहले। विवाह के 8 टाइप हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब वो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। तो जब यहाँ पर विवाह का जिक्र है तो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन से 8 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो है वो है प्रजापत्य।
प्रजापत्य विवाह। कौन सा स्टूडेंट? प्रजापत्य विवाह। ये विवाह कैसा होता है? ये विवाह ऐसा होता है कि पिता जो है वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य निर्वहन करता है। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो जैसे कि आज के टाइम में नॉर्मली विवाह कैसे होते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो लड़की के फादर होते हैं वो लड़की को देखते हैं, ठीक है ना, और जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करते हुए दहेज देना, ये करना, वो करना, सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए विवाह करते हैं। तो उस तरह के जो विवाह को है प्रजापत्य विवाह क्या गया। क्या कहा गया स्टूडेंट? प्रजापत्य विवाह किया गया। उसके बाद में सेकंड जो है, यानी कि वर्तमान समय में जो भी रूल रेगुलेशन है दहेज लेने से लेकर के मंगनी से लेकर के जितने रूल रेगुलेशन है, ठीक है, चाहे उसके अंदर वलीमा रिसेप्शन शामिल क्यों ना हो, ये सभी रूल रेगुलेशन को अपनाते हुए जो विवाह होता है तो उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। अगर बात करें आश्रय विवाह की, तो कन्या का पिता क्या करता है? वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लड़की का जो फादर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? दहेज के बदले दहेज ना दे करके एक बैल, एक क्या दिया जाता है? बैल दिया जाता है और एक जोड़ी गाय। बैल प्लस एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी गाय मतलब दो गाय दी जाएंगी, ठीक है ना। तो एक बैल दी जाएगी और एक जोड़ी गाय दी जाती है। ये किस कौन से विवाह की बात की गई है? ये विवाह है आश्रय विवाह। कौन सा विवाह स्टूडेंट? आश्रय विवाह। आश्रय विवाह। आज के टाइम में तो ऐसे विवाह को तो बिल्कुल मान्यता नहीं दी गई है समाज के द्वारा, बड़ा ध्यान दहेज चल रहा है आजकल। देखिए फिर उसके बाद में लिखा हुआ है थर्ड जो है हमारा, थर्ड हम विवाह को समझेंगे। थर्ड विवाह जो है हमारा वो कौन सा है? विवाह विवाह। कौन सा विवाह? ये विवाह विवाह स्टूडेंट। थर्ड पर विवाह विवाह। कौन सा? विवाह विवाह। इसमें क्या होता है कि जो लड़की के फादर जो होते हैं वो लड़की के लिए एक क्या कैसा ढूंढते हैं, या तो फिर वो वेदज्ञ हो, वेदज्ञ यानी कि वेदों का कैसा हो? ज्ञानी हो, और कैसा हो? शीलवान, यानी कि उसके अंदर सारे गुण होना चाहिए। कैसा हो? शीलवान। ये किस तरह के विवाह है? विवाह विवाह, ठीक है। या तो उसको वेदों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो, या कैसा हो? शीलवान हो, यानी कि सभी गुण संपन्न हो वो। ये कौन सा विवाह है? ये है विवाह विवाह, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गांधर्व विवाह का। किसकी स्टूडेंट? गांधर्व विवाह की अगर बात की तो अपने आप में 5th नंबर का विवाह है। कैसा विवाह स्टूडेंट? ये 5th नंबर का विवाह है जिसको कहा गया है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह यह जो विवाह है इसमें क्या होता है कि वर और कन्या, इसमें क्या होता है कि वर और जो कन्या जो है एक दूसरे से अनुरक्त होकर विवाह करते हैं। यानी कि वर्तमान समय की बात किया तो ये जो है गांधर्व विवाह को लव मैरिज कह सकते हैं, गांधर्व विवाह को, ठीक है। आगे है असुर विवाह। कौन सा स्टूडेंट? असुर विवाह 6 नंबर पर है। असुर विवाह में क्या होता है? इसमें कन्या का पिता या उसके संबंधी जो हैं धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा? लड़की का जो फादर होगा वो क्या करेगा? उसको कैश देगा। एक तो उनकी बेटी जाएगी प्लस क्या जाएगा? कैश। क्या जाएगा स्टूडेंट? कैश देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तरह से इसको बोला कि लड़की बेच दी अपनी, ठीक है। तो इस तरह से भी कहा जाता है। तो ये जो है 6 नंबर का विवाह है, इसको बोला है आश्रय विवाह। कौन सा विवाह स्टूडेंट? पहला हमारा कौन सा? गांधर्व विवाह है। इसके अंदर क्या होता है? वर जो है कन्या जो एक दूसरे से अनुरक्त होकर के विवाह करते हैं, इसको लव मैरिज बोल सकते हैं। उसके बाद में 6 नंबर का विवाह जो है इसको बोलते हैं असुर विवाह। इसमें क्या होता है? फादर जो अपनी बेटी को देगा वर पक्ष को, इसके अलावा क्या कहते हैं? कैश भी देना पड़ता है, इसे बोलते हैं असुर विवाह, ठीक है। आजकल इस तरह के विवाह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें 7 विवाह की, 7 और 8 हमारे 2 बचते हैं। 7 नंबर के विवाह की बात की जाए अगर, तो देखिए 7 नंबर का विवाह जो है उसका नाम क्या? राक्षस विवाह। क्या है?
राक्षस विवाह। क्या स्टूडेंट? राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा ना फिल्मों में, जो गुंडे लोग जो लड़की को उठा के ले जाते हैं, उसके बाद विवाह वगैरह कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बलपूर्वक किया गया विवाह, ज़बरदस्ती बलपूर्वक किया गया विवाह, राक्षस विवाह, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है आपको, ठीक है। अगर बात करें पैशाच विवाह की, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट है, 8 नंबर का है पैशाच विवाह। इसमें क्या होता है कि यह विवाह, इसमें क्या होता है कि शास्त्रकारों ने इस विवाह की जो निंदा की है, इसमें जो है ना छल कपट के द्वारा विवाह किया जाता है। जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग जुआ अपनी बीवी को हार गए, ठीक है, कुछ लोग जुआ वगैरह खेला, जुआ जैसे छल कपट द्वारा जो है किसी से विवाह कर लेना, ठीक है ना, या फिर धोखे से विवाह कर लेना, ये भी इसके अंदर ही आता है। इसे पैशाच विवाह हो लगे, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है। तो ये हमारे हो गए 8 प्रकार के विवाह। सबसे पहला जो विवाद है स्टूडेंट, प्रजापति विवाह। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? वर्तमान समय जितने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये विवाह हो रहे हैं उसको बोलते हैं पाश्चात्य प्रजापति विवाह, सॉरी। उसके बाद में आश्रय विवाह जो था उसके अंदर हमने पढ़ा था, कन्या का पिता जो है वह को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और एक बैल देता है। दैव विवाह था, उसके अंदर क्या था कि पुरोहित यज्ञ अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता हो। दैव विवाह, देखो दैव विवाह में भूल गए, दैव विवाह में क्या होता है कि जो पंडित वगैरह जो होते हैं ना, जिनका विवाह जो होता है वो क्या होते हैं, उनको अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करना होते हैं। किस लड़की से विवाह करेंगे तो दैव विवाह कहलाएगा वो। और लड़की के जो फादर होगा वही कोशिश करेगा कि लड़का ऐसा हो कि जो यज्ञ वगैरह कर लेता है, उसे दैव विवाह बोलते हैं। विवाह विवाह के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इस विवाह में ये जो है ना अपने सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, ये सुप्रीम जो है ना इसको माना गया, विवाह को सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसमें क्या होता है, लड़की का जो फादर होता है वो अच्छे से अच्छा गुणवान जो है ना क्या ढूंढता है, लड़का ढूंढता है जिसके अंदर वो तो क्या हो, शीलवान हो या फिर वेदक हो, यानी कि वेदक जानने वाला हो। गंधर्व विवाह में हमने पढ़ा था कि इस विवाह में क्या होता है कि कन्या एक दूसरे से अनुरक्त हो, यानी लव मैरिज होती है, इसे बोलते हैं गंधर्व विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि कन्या के पिता शादी कर रहा हो या फिर उसका कोई संबंधी कर रहा हो तो उसके बदले लड़की को भी देंगे प्लस क्या देंगे, कैश भी देंगे। राक्षस विवाह को हमने पढ़ा था, तो बलपूर्वक किसी लड़की के साथ शादी कर लेना। इसके बाद में पैशाच विवाह था, उसके अंदर छल कपट द्वारा किसी लड़की के साथ शादी कर लेना, धोखे से शादी कर लेना। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार तरह के दो एक हैं, पैशाच और राक्षस विवाह बहुत ही ज़्यादा बेकार विवाह है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे 8 प्रकार के विवाह हो गए। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, वरना हमारा टॉपिक बहुत लेंथ हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे 32 में कहा गया है कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। वैदिक समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो थी सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसे एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। वैदिक समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। भारतीय मुख्यतः हिंदू समाज में सती प्रथा का उद्भव यदि प्राचीन काल से माना जाता है, तथापि इसका व्यापक प्रचलन पूर्व मध्यकाल में हुआ है। मध्यकाल में इसका प्रचलन माना जाता है। सती प्रथा का पहला अभिलेख 1510 में एरण्य के अभिलेख में मिलता है। ये देखिए एरण्य के अभिलेख में क्या मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है 510 में। अगर हम बात की जाए तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, किस भारतीय ने किया, तो उसके अंदर आएगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने किसके संस्थापक हैं, तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर 2013 मैंने शॉर्ट आउट करवाया था आपको, उसके अंदर मैंने बताया ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक हैं राजा राम मोहन रॉय हैं। तो राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा की क्या था, उन्मूलन किया था। इसके साथ साथ विलियम बेंटिक, क्या स्टूडेंट, विलियम, कौन थे स्टूडेंट, विलियम बेंटिक जब वो गवर्नर जनरल थे 8 दिसंबर 1829 को 8 दिसंबर 1829 को वो उस टाइम वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे। जब वो भारत आए उन्होंने देखा कि इस तरह की सती प्रथा किसे कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं यदि किसी का हस्बैंड क्या हो, उसकी डेथ हो जाए, वो किसी एक्सीडेंट मारा हो, किसी इंसिडेंट में मारा जाओ, किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी इंडिया की, तो उनको क्या करता था, जब उनका दाह संस्कार किया जाता तब उसमें आग जलती हुई में आग में उनको डाल दिया करते थे, उनको मजबूर कर दिया करते थे। इस तरह की परंपरा बनाई हुई थी इंडिया के अंदर। जब विलियम बेंटिक उन्होंने देखा कि समाज के अंदर इतनी सारी कुरीतियाँ हैं, कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर अगर भारत आए तो बहुत बेकार हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो यदि इंडिया के अंदर अंग्रेज ना आते तो वो कुरीति प्रथा चलती रहती।
और इसी तरीके से लेडीज़ों के अधिकारों का हनन होता ही रहता है। ऐसे ही वो बेचारी बेगुनाहगार ऐसे ही जलती हुई आग में, दपकती हुई आग में उनको जलाया जाता। वैसे भी आजकल भी महिलाओं का अधिकारों का बेशक बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ उस ज़माने में बहुत अधिकारों का हनन हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम बेंटिक ने जब ये सब समाज में देखा तो वो एक उस टाइम कलकत्ता में एक वो लेके आए, बंगाल सती विनिमय। क्या लेके आए, एक उन्होंने बंगाल में कानून पारित किया। जो ब्रिटिश समय के जो उस टाइम कोर्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने कि ब्रिटिश भारत के जितने भी न्यायालय थे, तो उन्होंने 8 दिसंबर 1829 में एक बंगाल सती विनियमन टाइप का एक कानून पारित किया, जिसके अंतर्गत क्या था कि जितनी भी सती जो थी, जो अपने हस्बैंड के मरने के बाद में दाह संस्कार के समय अग्नि में कूद करके जान दे दिया करती थी, उस पर रोक लगाई गई। तो यदि क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है कि कौन से ऐसे भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया, कौन से भारतीय थे, जो भारतीय का अगर नाम आएगा तो आएगा राजा राम मोहन रॉय। किसका स्टूडेंट नाम आएगा उस समय नाम आएगा भारतीय राजा राम मोहन रॉय का। अगर कहा जाए किस ब्रिटिश शासक ने किया था तो विलियम बेंटिक का नाम आएगा। और अगर पूछा गया तो किस समय किया तो 8 दिसंबर 1829 में किया। तो किस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश टाइम के जो कानून थे उस टाइम जो न्यायालय था, तो किस अधिनियम के पारित करने के बाद में जो सती प्रथा का अंत किया गया, तो बंगाल सती विनियमन नाम का कानून पारित किया गया, जिसके द्वारा 8 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूर्ण रूप से क्या कर दी, रोक लगा दी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे। इसके अलावा देखिए और भी लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इसमें फैक्ट दिए हुए हैं। एरन अभिलेख में मिलता है, हमने ये समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट, एरन अभिलेख में मिलते हैं सती प्रथा के साक्ष्य। इसके अलावा बात की जाए 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक शाहमीर वंश जो थे, सिकंदर ने इस प्रथा को बंद करवाया। देखिए किस किस ने बंद करवाई ये देखना आपको। एक तो सिकंदर ने बंद करवाया 15वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, यानी कि बहुत टाइम पहले से चल रही थी ये प्रथा। मुगल शासक की अगर बात की जाए तो अकबर और पेशवाओं के अतिरिक्त पुर्तगाली जो गवर्नर थे अल्बुकर्क ने भी इस प्रथा पर रोक लगाई। यानी कि अकबर के अलावा बहुत सारी जितने भी जो इंडिया में लोग आए थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की बंद करवाने की, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई। लास्ट टाइम जो बंद की थी वो विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से बंद की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 33 को समझेंगे। 33 को देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। 33 में इन्होंने कहा है कि 10 राजाओं का युद्ध, किसका स्टूडेंट, 10 राजाओं का युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था। राजा सुदास किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, ए ऑप्शन देखो देखेंगे। ए में क्या दिया हुआ है, पुरु, किसने, पुरु। और बी में दिया हुआ है अनु, किसको, पुरु, अनु और यदु, पुरु, अनु, यदु और त्रिशु, क्या, त्रिशु। तो राइट आंसर की अगर इसकी ट्रेंड बात करें तो राइट आंसर इसका त्रिशु क्या है इसका राइट आंसर है। 10 राजाओं के युद्ध में जिसकी विजय हुई थी वो सुदास नाम के राजा थे, जो किस जन से संबंध रखते थे, वो रखते थे त्रिशु नाम की जन से संबंध रखते थे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हमने कई सारी वो पढ़ी थी, जन पढ़ा था हमने, ठीक है, विदत पढ़ी थी, सभा पढ़ी थी, समिति पढ़ी थी। मैंने बताया था ऋग्वेद में सभा समिति को प्रजापति कहा गया। विदत एक ऐसी संस्था थी जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों लोग पार्टिसिपेट किया करते थे, मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर। और विदत के अलावा मैंने आपको पढ़ाया था विदत जो है इसके अंदर, विदत जो है उस टाइम की विदत, उसको आज टाइम की फैमिली कोर्ट जिसे बोलते हैं ना, प्रेजेंट टाइम के फैमिली कोर्ट जो होते हैं, फैमिली कोर्ट जो होते हैं, फैमिली कोर्ट के तरह ही हुआ करता था उस टाइम पर विदत। ठीक है ना, जितने फैमिली रिलेटेड मसले होते थे उस टाइम पर विदत के ही अंदर जाकर सॉल्व हुआ करते थे, मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसे इसके अंदर जन है, तो इसमें पूछा है 10 राजाओं के युद्ध का जो विजेता था राजा सुदास, वो किस जन से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर है त्रिशु। इसका राइट आंसर स्टूडेंट त्रिशु था। अब देख लेते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बारे में। राजा सुदास के बारे में बात करें अगर तो देखिए दश राग युद्ध, या फिर इसको यूं कहें 10 राजाओं का युद्ध।
10 राजाओं का युद्ध। क्या स्टूडेंट? दशराग युद्ध या फिर 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है ना। इसका उल्लेख जो है स्टूडेंट ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है किसका उल्लेख? 10 राजाओं के युद्ध के बारे में उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि जब युद्ध हुआ था 10 राजाओं का, तो इसमें इसमें क्या था कि इस युद्ध में एक तरफ से पुरु जो ना पुरु नाम के लोग थे। पुरु नाम का जो था आर्य कबीला था। पुरु नाम का जो था आर्य कबीला था। पुरु नाम का जो था आर्य कबीला था। उनके सहयोगी जो थे वो थे विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। कौन थे स्टूडेंट? ऋषि विश्वामित्र थे। ऋषि विश्वामित्र थे, ठीक है ना। जो पुरु जो कबीला था स्टूडेंट, उससे जो रिलेटेड थे वो थे ऋषि विश्वामित्र। और दूसरी साइड जो थे वो कौन कौन थे? दूसरी साइड जो स्टूडेंट थे वो कौन कौन थे? वो देखिए दूसरी साइड कौन कौन थे। दूसरी जो साइड जो कबीला था वो था तिरसु नामक कबीला। किसका? तिरसु नाम का कबीला था। और इस कबीले के जो राजा थे उनका नाम था सुदास। क्या था स्टूडेंट? सुदास थे इनके राजा, सुदास। और इनको जो सहयोग कर रहे थे, जो इससे ये प्रेरक थे, वो थे ऋषि वशिष्ठ। रेड पेन से लिख रही हूँ, चाहिए आपको। ऋषि वशिष्ठ, ठीक स्टूडेंट। तो देखिए एक बार समझेंगे दोबारा से। ओ शिट, ये तो सारा डिलीट हो गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ दोबारा से कि जो 10 राजा का युद्ध था वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें पता चल गया। ऋग्वेद के 8वें मंडल से इसके बारे में उल्लेख मिला है। तो हमने एक तरफ पढ़ा था पुरु नाम का आर्य कबीला था। क्या था स्टूडेंट? पुरु नाम का आर्य कबीला था। पुरु नाम का आर्य कबीला थे। इधर कौन थे? पुरु नाम आर्य कबीले के जो साइड थे वो थे ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जो थे इस कबीले के क्या थे? लीडर थे। और दूसरी जो तिरसु जो स्टूडेंट जो क्या था समुदाय था, उसका जो राजा थे वो सुदास थे। वो हमने पढ़ लिया, वो क्या थे? विजयी हो गए। और अगर उनकी बात की जाए तो कौन इसको लीड करा था? ऋषि जो थे, यहाँ पर भी एक ऋषि थे, तिरसु की साइड एक ऋषि थे, तो उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। क्या नाम था स्टूडेंट? ऋषि वशिष्ठ नाम के एक ऋषि थे जो क्या कर रहे थे? ये सब लोग इसमें क्या कर रहे थे? अपना मैन रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि देखिए ऋग्वेद के 8वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन होता है, वर्णन मिला है, ठीक है ना। अपुरु जो था एक आर्य कबीला था, ठीक है ना। इसके जो लीड करने वाले थे वो थे ऋषि विश्वामित्र। अगर बात की जाए तिरसु की, तो तिरसु जो एक तरह का एक समुदाय था, उसके अंदर भी ऋषि थे। वो वशिष्ठ ऋषि इनको क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। और राजा सुदास के द्वारा ये युद्ध जो लड़ा गया। और राजा सुदास जो थे यही इसमें विनर रहे। क्या रहे स्टूडेंट? विनर रहे, ठीक है स्टूडेंट। आगे नए क्वेश्चन को हम समझेंगे। नए क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे। इससे एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही, पेज ऊपर नहीं हो रहा। देखिए अगर बात की जाए तो विजय की इसमें किसकी? राजा सुदास की विजय हुई थी। और राजा सुदास किस जन से संबंधित थे? तो वो किससे थे? तिरसु नाम के एक जन से संबंधित थे राजा सुदास। उनकी विजय हुई थी 10 राजाओं के युद्ध में। अगर बात की जाए कालांतर में, रेड कलर ले लेती हूँ, कालांतर में भरतों और पुरुओं, यानी कि भरत जो थे और पुरु, मैंने आपको बताया ना पुरु और तिरसु जो थे, इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। जो पुरु थे और कौन थे? भरत जो थे तिरसु थे, ठीक है ना। उनके बीच में क्या हुआ?
मैत्रीय हो गई, मैत्री संबंध इन लोग के बीच में स्थापित हो गए। ठीक है, तो एक पुरु और भरतों के इन जो भरत लोग थे इन लोगों को मिलकर के कबीला बना जिसका नाम रखा गया, एक नया कुल बना जिसका नाम रखा गया कुरु। कुरु नाम का एक नया कबीला बना। यानी कि जो लोग आपस में लड़ रहे थे, यानी कि तिरसु और पुरु की अगर बात की जाए तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे। एक टाइम बाद क्या होता है कि इन लोगों में मित्रता हो जाती है, तब ये लोग मिल करके एक नया जन बनाते हैं, एक नया संप्रदाय बनाते हैं, एक नया कुल बनाते हैं जिसको कुरु नाम दिया गया है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 में चलेंगे। देखिए 34 में क्या कहा जा रहा है। 34 में लिखा हुआ है कि 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी रहा। तो सुदास, हमने इसका समझ लिया, सुदास राजा जो थे वो विजयी रहे। ठीक है स्टूडेंट, इसके एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। राइट आंसर इसका सुदास है स्टूडेंट, सुदास विजय रहे, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि दस राजाओं का युद्ध जो था वो कौन सी नदी पर हुआ था। पुरुषनी नदी पर। कौन सी नदी पर स्टूडेंट? पुरुषनी नदी पर हुआ था, जिसको वर्तमान समय की क्या कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? रावी नदी कहा जाता है। और रावी नदी की अगर बात की जाए तो रावी कहाँ है स्टूडेंट? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी बहती है रावी नदी। ठीक है ना। लड़ा गया जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उनके विरोधी जातियों को हराया, जिनसे पुरुषनी नदी पर शिव पक्ष और उत्तर पश्चिम की सहयोगी जातियां आ मिली थी। भरत जन के लोग ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच स्थापित की। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में। ये बस आपको ध्यान रखना कि कौन सी नदी पर हुआ था। पुरुषनी नदी, जिसे आप वर्तमान समय की रावी नदी कहा जाता है। रावी नदी किस जगह से बहती है? तो ये पाकिस्तान की साइड में बहती है। ठीक है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की कुशल वक्ता जो थी वो कौन थी? इसमें आंसर आपको नजर ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, पहले लिखा हुआ मैत्री, दूसरे में लिखा हुआ गार्गी, तीसरे में लिखा घोषा और फोर्थ में लिखा अपाला। तो दार्शनिक वादों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कुशल वक्ता जो थी वो थी अपाला। अपाला वगैरह में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखिए, हम जानते हैं फैक्ट के द्वारा। वैदिक काल में गार्गी जो थी दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। ठीक है, इसका जो वर्णन है वो बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है संवाद भी इसी में है। ठीक है, उपनिषद में, कौन से उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद सम्मिलित है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे लिखा हुआ है महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। पत्नियां कौन सी थी? एक थी मैत्री और दूसरी थी कात्यायनी। मैत्री और कात्यायनी किसकी पत्नियां थी? तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नियां थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि भी कहा गया। देखिए, एक अगर हम बात करें मेल की, MALE, मेल जो ऋषि होते हैं उनको बोलता है। इनको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, ये हिंदी के अंदर क्वेश्चन आता है। एक होता है ऋषि, ये मेल ऋषि हो गए। अगर बात की जाए फीमेल की, किसकी स्टूडेंट? फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल को क्या कहा जाता है? ऋषि कहा जाता है उनको भी। तो इसमें सिर्फ मात्रा का सिर्फ फ़र्क होता है। देखिए तो कितनी तरह की, ये भी ऋषि, इसको भी ऋषि पढ़ेंगे और इसको भी ऋषि पढ़ेंगे। पर इसके पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन में कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके लिखने में जो है हल्की सी मात्रा का, छोटी और बड़ी ई का फ़र्क है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर बात की जाए मेल की तो उसके अंदर छोटी ई का प्रयोग है। अगर बात की जाए फीमेल की तो उसके अंदर बड़ी ई का प्रयोग है। बस इतने से डिफरेंस की वजह से ऋषि नाम के जो वर्ड है इनके अंदर दोनों के डिफरेंस जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ना हिंदी का, यहाँ से ये क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, लिखा हुआ इन विदुषी स्त्रियों में अनेक ऋचाओं की भी रचना की गई। लोपामुद्रा जो थी अगस्त्य ऋषि थे, उनकी वाइफ थी। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में लिखा हुआ है। 36 में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो अभी हमने किसका पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था अपाला का। देखिए लिखा ना, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, तो अपाला का मिलता है। और उसमें पूछा आता निम्नलिखित में से विदुषी स्त्रियों में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। इसका क्वेश्चन आता अपाला, अपाला के बाद में आ जाता घोषा, सिक्ता,
ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता कि नहीं है, निम्नलिखित विदेशी स्त्रियों में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो इसका आंसर आता मैत्रेय, यानी कि घोषा अपालासिकता का उल्लेख इसमें ऋग्वेद में है। इसमें अगर नहीं होता तो इसका राइट आंसर क्या होता, मैत्रेय होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे। 37 के बाद हमारे 3 क्वेश्चन बचते हैं क्वेश्चन कंप्लीट होने में। 37 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। 30 नंबर 7 के अंदर वो कह रहे हैं कि जो किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री के दार्शनिक संवाद हैं। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, बृहदारण्यक, है ना। तो बृहदारण्यक में हमने क्या पढ़ा था, याज्ञवल्क्य और मैत्री के दार्शनिक संवाद का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, राइट है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ए। कौन सा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 37 के बाद में 38 पे चलते हैं। 38 में देखिए क्या कह रहे हैं ये 38 में, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है 37 की। 38 पे चलते हैं। 38 में देखिए क्या कहा गया है। 38 में कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो देखिए लिखा हुआ, दोबारा देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। पहले लिखा है बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर केन उपनिषद। देखिए बच्चों, मैंने ये सब पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ पढ़ाई थी। मैंने क्या आपको पढ़ाया था, यजुर्वेद, यजुर्वेद पढ़ाया था मैंने आपको। मैंने पढ़ाया था इसके 2 टाइप हैं। क्या है इसके 2 टाइप हैं। चलिए ऐसे आने पर दोबारा दूसरे से तरीके से पढ़ाते हैं आपको। मैंने आपको पढ़ाया था यजुर्वेद, यजुर्वेद पढ़ाया था मैंने आपको। इसके 2 टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे। एक था शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा था कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का एक दूसरा नाम भी था, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या था वो दूसरा नाम, वाजसनेयी संहिता। ठीक है। अगर बात की जाए कृष्ण यजुर्वेद की, तो ये गद्य और पद दोनों में ही है। ठीक है। अगर बात की जाए शुक्ल यजुर्वेद की, तो सिर्फ ये पद में है। किसमें स्टूडेंट, सिर्फ ये पद के अंदर है। और बात की जाए कृष्ण यजुर्वेद की, तो ये गद्य पद दोनों के अंतर्गत है। ठीक है। अगर बात की जाए यजुर्वेद की, यजुर्वेद के अंतर्गत तो सबसे अंतिम जो है स्टूडेंट, सबसे अंतिम है एक चीज़ जिसका कठोपनिषद कहा गया। यजुर्वेद के से सबसे अंतिम जो इसका क्या बोलते खंड है, उसको कहा गया है कठोपनिषद। ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसका आंसर देखिए हम क्या है इसमें, देखिए समझेंगे। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो राइट आंसर आपको नजर ही आ रहा है सभी को। राइट आंसर इसका क्या है, पहला लिखा बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर केन उपनिषद। राइट आंसर का कठोपनिषद। मैंने आपको बताया यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसको कठोपनिषद कहा गया है। यजुर्वेद जो है हमारा, उसका जो एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का अंतिम पार्ट है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य मन ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना है इसकी कभी मृत्यु होती है। यह है आजन्मा, नित्य तथा शाश्वत, यानी कभी ना मरने वाली कौन, आत्मा। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद। देखिए मैंने आपको पढ़ाया ना अभी, कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद दोनों में है, और कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का ही एक पार्ट है। ठीक है ना। ये जो है कठोपनिषद जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यम नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में लिखी है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, यम और नचिकेता की जो कथा है किसमें उल्लेखित है। ऑप्शन देखेंगे, पहला मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक, कंठोपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद। राइट आंसर इसका स्टूडेंट सी, यानी कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता के कथा का वर्णन है। क्वेश्चन 40 एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। देखिए 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या हुआ, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई। ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि
दी गई। तो देखिए लिखा लिखा हुआ ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंद्र, बी में लिखा वरुण, और इसमें सी में अग्नि, और डी के अंदर क्या लिखा है स्टूडेंट, रुद्र लिखा हुआ है। तो बात की जाए अगर, तो राइट आंसर स्टूडेंट इसका क्या है, वरुण। ठीक है ना। अब वरुण से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स को हम समझ लेंगे। तो देखिए ऋग्वेदिक आर्य जो थे उनका जो पहला स्टार्टिंग में जीवन तो कबायली था। उनके देवता भी क्या थे, प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, प्राकृतिक शक्तियों के क्या थे, प्रतीक थे। ठीक है ना। और अगर बात की जाए ऋग्वेदिक देवमंडल का तीसरा जो मंडल है वो वरुण को ही समर्पित है। देखिए ऋग्वैदिक देवमंडल का जो तीसरा मंडल है उसका जो प्रमुख जो देवता है वो कौन है, वरुण है। और वरुण जो है जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको लीड करते हैं जलनिधि को। वरुण को क्या क्या कहा जाता है ये चीज़ समझेंगे हम। वरुण के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने अभी आपको समझाया कि ऋग्वेदिक आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था, कबायली था। ठीक है ना। वो प्राकृतिक शक्तियों को ही अपना देवता ही माना करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वरुण जो देवता थे वो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते थे, और इनके जितने भी जो नाम जो थे स्टूडेंट वो किससे रिलेटेड थे, प्रकृति से ही रिलेटेड थे इनके नाम। तो देखिए वरुण जो था, देखिए एक बार, वरुण जो थे इनको ऋतस्य गोपा कहा गया, ऋतस्य गोपा कहा गया। किसको कहा गया, वरुण को कहा गया। ठीक है ना। अब उसका मतलब ऋतस्य गोपा का जो मतलब है वो क्या है, ऋतस्य गोपा का मतलब है प्राकृतिक घटनाओं का क्रम का संयोजन समझा जाने वाला। ठीक है ना। और जो है ना ईरानी जो ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ का नाम बताइए क्या है। ईरानी ग्रंथ जो है उसका नाम है जिंद अवेस्ता है। जिंद अवेस्ता क्या है, एक ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता जो है उसमें भी किसका वर्णन मिलता है, वरुण देवता का वर्णन मिलता है। और उसमें क्या कहा गया है इनको, अहुर मंजदा, अहुर मंजदा कहा गया है। किसको, वरुण को। और अहुर मंजदा का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, अगर इसके मीन्स की बात करें, अहुर मंजदा का मीन्स होता है असुरों का देवता। क्या होता है इसका मतलब होता है, देखिए असुरों का देवता। असुरों का देवता किसे कहा गया, अहर मंजदा, जो कि अहर मंजद वर्ड है वरुण के लिए है। जिन अवस्था यानी कि जो ईरान के लोग हैं स्टूडेंट, जो ईरानी ग्रंथ है जिन अवस्था उसके अंदर अहर मंजदा कहा गया है। और अहर मंजदा का जो अर्थ है असुरों का देवता है। और उनका एक और नाम भी है, दूसरा नाम क्या है, ऋतस्य गोपा है, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं का, ऋतस्य गोपा यानी कि प्राकृतिक घटनाओं का क्या है, क्रम रखने वाला, प्राकृतिक घटनाओं का संयोजन रखने वाला, प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक एक तरह से किया जा सकता है उनको। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे कितने थे, 40 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू 10 ऑप्शन क्या बोलते हैं क्वेश्चन के साथ। और देखते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए लगातार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।